तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी शानदार लगा होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी लेक्चर में हम लोग देखे थे पिछले लेक्चर में थ्योरम नंबर 6.7 वो आपको काफ़ी शानदार लगा होगा और समझ में भी आया होगा। चलिए एक बार रिवीजन कर देते हैं, क्योंकि उसका टोटल जिस तरीके से हम लोग किए थे इसमें उसका यूज करके ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और इस थ्योरम को हम लोग क्लियर कर देंगे। जो थ्योरम नंबर है 6.8 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम से, याद रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपके बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया है। तो चलिए हम लोग इसके जस्ट पीछे लेक्चर में हम देखते हैं थ्योरम नंबर 6.7। और थ्योरम नंबर 6.7 यही कहता था कि अगर एक आप समकोण त्रिभुज लेते हैं तो जो समकोण बनाने वाले भुजा से अगर हम कर्ण पर लंब डालते हैं तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज बनेंगे, वो संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा वो दोनों त्रिभुज परस्पर भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यही था आपका थ्योरम नंबर 6.7। एक बार डायग्राम द्वारा समझा देते हैं। थ्योरम नंबर 6.7 की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे इसको, और उसका टोटल प्रयोग जिस तरह हम लोग किए थे इसके प्रयोग में हम लोग कर लगाएंगे। उसका जो भी प्रयोग था इसमें लगाकर इसको हम लोग आसानी पूर्वक और सही तरीके से समझ लेंगे और काफ़ी मज़ा भी आएगा। चलिए इसलिए एक बार रिवीजन कर देता हूँ कि पिछले लेक्चर हम लोग देखे थे थ्योरम नंबर 6.7। जो आपका थ्योरम नंबर 6.7 था वो यही था कि एक समकोण त्रिभुज में समकोण शीर्ष वाले समकोण बनाने वाले शीर्ष, यही तो समकोण बना रहा है ना, यही कोण समकोण बना रहा है। मान लीजिए इसका ए नाम दे दिए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। तो समकोण बनाने वाले शीर्ष से जब हम कर्ण पर लंब डालते हैं, जब हम कर्ण पर लंब डालेंगे तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के क्या होंगे, समरूप होंगे। इसका मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या होंगे, समरूप होंगे तथा ये दोनों त्रिभुज आपस में भी समरूप होंगे। इसका मतलब ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इस वाले छोटे वाले त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। यही हम लोग पढ़े थे और यही त्रिभुज का इसी का प्रयोग करके इसको हम लोग आसानी से हल करेंगे। तो इसीलिए हम लोग रिवीजन करा दिए और काफ़ी मज़ा आएगा। चलिए, और ये आप जानते ही हैं कि ये वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज का समरूप है, ये वाला त्रिभुज बड़े वाला त्रिभुज का समरूप है, और ये छोटा वाला त्रिभुज इस छोटे वाला त्रिभुज का समरूप है। तो इसका यूज करेंगे तो आप लोग घबराइएगा मत, घबराइए इसी मत कीजिएगा कि कन्फ्यूजन मत होइएगा कि ये हम नहीं जानते। क्योंकि अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन बन रहा है तो आप लोग जस्ट इसके पीछे लेक्चर में जाइए और आप उसको देख लीजिए। थ्योरम नंबर 6.7 उसका है, और ये आपका थ्योरम नंबर है 6.8 जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। तो जो थ्योरम नंबर 6.8 है वो क्या कर रहा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा आप जानते हैं। और इसको याद रखिएगा, इसको थ्योरम नंबर 6.8 को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं, पाइथागोरस त्रिक के नाम से जानते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है कि किस थ्योरम को हम लोग पाइथागोरस त्रिक के नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा थ्योरम नंबर पर में 6.8, इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस प्रमेय के नाम से इसको जानते हैं, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको हम लोग समझ करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि किसी समकोण, और एक समकोण आप त्रिभुज लेते हैं, बना देता हूँ डायग्राम यही है कि अगर आप एक समकोण त्रिभुज लेते हैं तो जो कोण होता है, ये तो आप क्लास 9th में जानते हैं, पूरा विषय है कि आपको पता होगा कोण किसे कहते हैं। पहले इसका नाम दे देते हैं। मान लीजिए ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी हो गया। तो हम पूछे कि कोण किसको बोलेंगे, तो आप लोग बोलेंगे AC जो है वो आपका कोण है। तो यही थ्योरम ये कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग का स्क्वायर है, कर्ण का जो स्क्वायर है वो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होते हैं। समझे? पाइथागोरस त्रिक यही है कि जो कर्ण का जो वर्ग होगा बाकी अन्य दो भुजाओं को, तो बाकी अन्य दो भुजाओं कौन है, आधार है और लंब है, अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है। यही थ्योरम है, आप लोग देख लीजिएगा क्या है। एक समकोण त्रिभुज में
कर्ण का वर्ग इसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होते हैं। यही थ्योरम है और इसी को हम लोग को हल करना है। और मान लीजिए कि इसमें आपको दिया क्या है कि सबसे पहले चलते हैं इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले प्रूफ में किसी भी चीज़ को प्रूफ करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि रचना करते हैं, आप लोग जानते हैं। तो याद रखिएगा कोई भी थ्योरम आपको प्रूफ करना है तो आप रचना जो भी है लिखना पड़ता है। और रचना में लिखना क्या होता है आप जानते ही हैं, जो चीज़ यहाँ पर दिया होता है उसी को हम लोग को लिखना है। और चलिए देखते हैं कि इस चीज़ में क्या दिया है। तो आप देख रहे हैं कि दिया हुआ में क्या चीज़ है, सॉरी रचना भी करते हैं लेकिन उससे पहले सबसे पहले दिया हुआ में जो भी लेते हैं उसको लिखते हैं। तो दिया हुआ क्या है कि आपको जानते हैं कि ABC एक क्या है समकोण त्रिभुज है और जहाँ पर कोण जो B है वो क्या है 90 डिग्री है। यही चीज़ आपको बस दिया है, इसको लिख देते हैं। तो दिया हुआ में सबसे पहले दिया हुआ में क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री, ये भी लिख सकते हैं कि कोण B बराबर 90 डिग्री, या लिख सकते हैं कोण जो B है 90 डिग्री का है। ठीक 90 डिग्री का है। अब इसमें हमको प्रूफ क्या करना है, तो चलिए सबसे पहले प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ हमको ये करना है, प्रूफ माने क्या, प्रूफ हमको ये करना है यानी सिद्ध क्या करना है, हिंदी में सब लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध यही करना है कि जो कर्ण का वर्ग होता है इसमें कर्ण क्या है तो AC का वर्ग, तो मैंने AC का जो वर्ग होगा बाकी अन्य दो भुजाओं के वर्ग के, इसका भी वर्ग के योग के बराबर होता है। इसका मतलब जोड़ना भी, योग माने क्या होता है जोड़। तो बाकी अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो बाकी अन्य दो भुजा कौन है, AB है और BC है, तो इसके वर्ग के योग के बराबर होते हैं। तो वर्ग के योग के बराबर हो गया, यही हमको सिद्ध करना है। तो ये आपका था कर्ण का जो वर्ग होगा अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होंगे। तो ये हमको प्रूफ करना है। चलिए इसको प्रूफ करने से पहले तो इसमें क्या करते हैं कि ये तो आपको दिख रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। अब आप एक चीज़ है कि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन यही बना होता है कि हम लोग स्टार्ट क्या करें, क्या चीज़ करें कि हमको ये आ जाए। तो याद रखिए जो भी चीज़ लाना है होगा तो आपको समझना पड़ेगा कि ये आएगा कैसे, इस चीज़ से आएगा कैसे ये चीज़। तो आप दिमाग और अस्थि करेंगे तो आप जानते हैं कि AC का स्क्वायर माने AC गुणे AC होगा तभी होगा आपका AC का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। और AB का स्क्वायर है तो AB गुणे AB होगा तभी आपका होगा AB का स्क्वायर। तो अब आप ये समझेंगे कि AB गुणे AB कहाँ से आएगा, AC गुणे AC कहाँ से आएगा, BC गुणे BC कहाँ से आएगा, तभी हमारा वो मिलेगा। तो ये चीज़ कहाँ से मिलेगा। और ये जो बात हो रही है भुजा की बात हो रही है, इसका मतलब इसमें क्या करेंगे कि हम हमको चाहिए क्या कि हम लोग अब AC चाहिए। तो उससे पहले एक चीज़ हम बता देते हैं, अभी आपको समझ में आने लगेगा। जो हम जानते हैं कि एक यहाँ पर रचना करते हैं, अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा एकदम फटाफट। एक ये हम क्या किए, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाए और यहाँ पर हम क्या करें रचना कर देंगे, इसका नाम दे दिए D। और जानते हैं कि यहाँ पर आपका 90 डिग्री कोण बन गया है। तो यहाँ पर रचना में ये लिखेंगे कि AD लॉम्ब AC लिख देंगे डायरेक्ट, तभी हो जाएगा। या हिंदी में आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि B से AC पर लंब डाला, या लिख सकते हैं BD लंब है किस पर AC पर। ये हो गया, ये रचना चीज़ है। अब रचना इसलिए की है क्योंकि जानते हैं कि जब ये वाला त्रिभुज को इस बड़े वाले त्रिभुज को समरूप करेंगे तो जब समरूप कर देंगे, देखिए ये रचना इसलिए की है कि मान लीजिए यहाँ पर दो त्रिभुज बन गया ठीक, और एक बड़ा वाला त्रिभुज है आप जानते ही हैं। तो इस वाले त्रिभुज को, इस छोटे वाले त्रिभुज को बड़े वाले के त्रिभुज के समरूप करेंगे। एक बार देखिए, एक बड़ा वाला त्रिभुज क्या है ABC, देखिए यहाँ पर समझाते हैं, काफ़ी मज़ेदार है। और एक छोटा वाला त्रिभुज क्या लेते हैं, ये छोटा वाले ऊपर वाले लेते हैं। तो इसका नाम क्या है A है, यहाँ पर क्या है आपका D है, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ पर क्या आपका B है। तो देखिए ये रचना इसलिए की है क्योंकि हम जैसे इस वाले और इस वाले त्रिभुज को जब समरूप कर देंगे, जब समरूप होगा, जानते हैं कि जब दो त्रिभुज और समरूप हो जाता है तो उसके तीनों एंगल को हम लोग बराबर कर सकते हैं या तीनों भुजाओं को एक अनुपात में कर सकते हैं। जब तीनों भुजाओं के एक अनुपात में करेंगे तो वहाँ से हम लोग क्या मिलेगा कि जब एक अनुपात में करेंगे तो देखिए, अगर इस वाले भुजा को इसके अनुपात में करेंगे और इस वाले भुजा को इसके अनुपात में करेंगे और इस वाले भुजा को इसके अनुपात में करेंगे तो यहाँ से हमको गुणा के रूप में मिल जाएगा, बटा के रूप में मिलेगा। और जैसे बटा के रूप में मिलेगा तो तिर्यक गुणा कर देंगे, और जब तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारा इसमें से एक एक हर एक स्टेप में मिल जाएगा।
इसको और इसको लेकर सॉल्व करेंगे तो हमको इसमें से किसी एक का वैल्यू मिल जाएगा, फिर से इसको लेकर और बड़े वाले त्रिभुज को लेकर करेंगे तो फिर से इसी में से किसी एक का वैल्यू मिल जाएगा, और जैसे दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो हमारा ये वाला चीज़ मिल जाएगा, इसीलिए हम किए हैं। देखिए समझना यही है कि ये जो चीज़ है आएगा कैसे, तो हम लोग भुजाओं के अनुपात में चलेंगे तभी जाकर आएगा। अब भुजाओं का अनुपात कब होगा, जब दो त्रिभुज को हम लोग समरूप करेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए समरूप करते हैं। तो क्या करते हैं कि हम लोग किस में चलेंगे, त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी बी में तथा त्रिभुज ए बी सी में, याद रहे। तो यहाँ पर चलते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर प्रूफ। तो यहाँ पर सीधे हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ क्या करना है, प्रमाण क्या करना है, प्रमाण हमको यही लेना है कि त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी में, अब इसमें चलेंगे, अब इसको समरूप कर देंगे, और जब समरूप कर देंगे तो जानते हैं कि समरूप तभी होगा जब इसके तीनों कोण बराबर होगा या इसके तीनों भुजाओं का अनुपात एक ही अनुपात में होगा, तभी कोई दो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप हो देंगे। ये आप बचपने से पढ़ते आ रहा है, वचन सम्मत समझिएगा, मैंने जब से त्रिभुज चैप्टर 6 स्टार्ट किए तब से पढ़ते आ रहा है। चलिए समरूप करते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर देख रहे हैं कि कोण डी है 90 डिग्री कोण बना रहा है, इस वाले त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में कोण डी है 90 डिग्री कोण बना रहा है, और आप देख रहे हैं कि बड़े वाले त्रिभुज में कोण बी जो है 90 डिग्री कोण बना रहे हैं। वैसे आप ये जानते हैं प्रमेय नंबर 6.7 के अनुसार से ये कोण बी जो है कोण डी के है बराबर है, क्यों है, क्योंकि 90 डिग्री है। प्रमेय 6.7 से भी जानते हैं, अगर नहीं पढ़े तब भी छोड़ दीजिए, हम यहाँ से पढ़ाएंगे, यहाँ से भी आपको समझ में आएगा। तो आप देख, अगर चाहेंगे तो इसको बाहर भी निकाल सकते हैं। चलिए अगर बाहर निकाल कर आपको दिखा देते हैं। ये आपका त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी है, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी है, ठीक। कौन कौन त्रिभुज लिए हैं, त्रिभुज छोटा वाला ए डी बी लिए हैं, ए डी बी, और त्रिभुज ए बी सी, तो ए बी सी बना दिए। अब ए डी बी बनाएंगे तो ए डी बी आपका ऐसा है, और यहाँ पर आपका ए है, यहाँ पर आपका डी है, और यहाँ पर आपका बी है। देख रहे हैं कि यहाँ पर डी जो है 90 डिग्री कोण बनाया है, और यहाँ पर बी है जो 90 डिग्री कोण बनाया है। तो आप देख रहे हैं कि बी जो है कोण डी के बराबर है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, ए बी क्या है 90 डिग्री है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कोण बी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है। अब देखिए आप कहेंगे कि इसको समरूप क्यों कर रहा है, जब समरूप करेंगे तभी तो इसके भुजाओं का अनुपात एक अनुपात में करेंगे ना, जब समरूप करेंगे तभी तो इसके भुजाओं का अनुपात एक अनुपात में करेंगे, और वहाँ से हमको बटे में मिलेगा, और जब बटे में मिलेगा तो कोई तिरिया गुणा करेंगे तो हमको वहाँ से स्क्वायर में मिल जाएगा वैल्यू, वो इसीलिए कर रहे हैं, ठीक। तो अब ये हो गया, और देख रहे हैं दोनों में क्या है, दोनों में ए उभयनिष्ठ है, दोनों में क्या है, ए है, दोनों में क्या है आपका ए है। तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए क्या हो गया, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कर देंगे। अब जानते हैं कि ए दो कोण को किसी दो त्रिभुज में किसी दो कोण को हम लोग बराबर करते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। तो ए समरूपता से यहाँ आप लिखेंगे ए समरूपता से त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी होगा कि नहीं होगा, हो गया। अब ये सब समरूप हो गया, तो अब जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो हम लोग उसके तीनों कोण को बराबर कर सकते हैं, या तीनों भुजाओं को अनुपात को एक ही अनुपात में कर सकते हैं। तो चलिए इसके तीनों भुजाओं को अनुपात को एक अनुपात में इसलिए करेंगे, कोण की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमको कोण तो लाना नहीं है, हमको भुजाओं का अनुपात से मतलब है, तभी हमारा ए सी स्क्वायर आएगा जाए। ए सी स्क्वायर आपका भुजा है, ए बी स्क्वायर आपका भुजा है, बी सी स्क्वायर भुजा है, तो भुजा के अनुपात में हम लोग चलेंगे इसलिए। तो चलिए इसके ये जो है ए डी जो है आप जानते हैं वो किसके अनुपात में हो जाएगा, ए बी के अनुपात में हो जाएगा, ठीक। और जो आपका डी बी जो है वो आपका बी सी के अनुपात में हो जाएगा, तो यहाँ पर डी बी बटा क्या हो जाएगा, बी सी के अनुपात में। ये तो आप जानते ही हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक। और यहाँ पर जो आपका ए बी जो है वो क्या होगा, ए सी के अनुपात में हो जाएगा। तो ए बी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, ए सी के अनुपात में हो जाएगा, ठीक। ये आपका हो गया। अब इसमें से किसी दो को लेंगे, क्योंकि दो को लेंगे तभी हमारा सही होगा वैल्यू। आप जानते हैं कि जब ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो किन्हीं दो को ले लेंगे। अब दो को कौन वाले दो को लेंगे, जो देखेंगे इसमें बढ़िया से हमारा मैच कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। देखिए वही लेंगे वैल्यू जो इसमें आपका होगा, जैसे ए सी है, ए बी है और बी सी है, तो इसमें देखेंगे इसमें भी आपका ए बी है, इसमें भी आपका ए सी है, इसीलिए ये वाला पार्ट को लेंगे। अब देखेंगे इसमें तो हमको डी कहीं है नहीं, तो इसमें आपका डी आ गया। अब डी आ गया है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें भी डी है, इसमें भी डी है। अब इसमें से हमको किसको चाहिए, कौन वाला चाहिए, तो आप इसमें से चाहेंगे तो किसी एक को भी उठा सकते हैं, किसी एक को हम लोग उठा सकते हैं। तो जिसको आप उठाना चाहते हैं उसको ले सकते हैं। चलिए हम लोग लेते हैं, किसी एक को ले लेते हैं। तो क्या करते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे कर दिए, ठीक। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ।
अब यहाँ से इन दोनों को ले लेते हैं। क्या है आपका ए बी बटा ए सी है, और यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर एक मिनट देखिए, इसको मत लीजिए, इसको मत लीजिए, इसको लीजिए आप, इसको इसलिए लेंगे। देखिए यहाँ पर ए बी बटा ए सी ली है, और इसको इसके बाद तुरंत इसको ले लीजिए कि इसको ए डी बटा ए बी। अब आप बोलेंगे कि क्यों इसी को लिए, क्यों इसलिए लिए इसको, क्योंकि ए बी में जब ए बी से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमको ये मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, इसीलिए इसको लिए हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो हम लोग किसी को ले सकते हैं, दो को, तो इसीलिए इसके साथ इसको लिए हैं। क्योंकि इसलिए इसको साथ इसके लिए आप याद रखिएगा कि ए बी बटे ए सी को हर एक टर्म पर लेंगे, क्योंकि ए सी क्या आपका सबसे बड़ा वाला भुजा है, इसीलिए ए सी को लेना ही है। याद रखिएगा जिसमें ए सी होगा उसको लेंगे, दोनों में लेंगे, दोनों बार लेंगे, ए सी लेंगे। अब इसके साथ किसको लेंगे, तो आप देख रहे हैं कि इस पर ए बी है, और ए बी में ए बी से गुणा करेंगे तो हमारा ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, जो हमको ये मिल जाएगा, इसीलिए इसको ले लिए। अब यहाँ पर जब तिरिया गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको ए सी गुणा ए डी मिलेगी नहीं, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, इसको मान लेंगे क्या इक्वेशन 1। अब हम जानते हैं परिमेय 6.1, परिमेय 6.7 के अनुसार से, ये भी हम जानते थे, परिमेय 6.7 के, कि ये वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज का समरूप है, और ये वाला त्रिभुज भी इस बड़े वाले त्रिभुज का समरूप है, और ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज का समरूप है। फिर भी हम क्या किए हैं कि ये वाले त्रिभुज को, छोटे वाले त्रिभुज को इस बड़े वाले त्रिभुज को समरूप कर दिए हैं। हमको पता है कि 6.7 के अनुसार से ये वाला त्रिभुज इसके इस बड़े वाले त्रिभुज का समरूप है, ये ए डी बी जो है उस समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, लेकिन फिर भी किए हैं। लेकिन ये दूसरा नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो आप परिमेय नंबर 6.7 देखिए, वैसे भी ये छोटे वाले त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज का समरूप है, तो ये हम डायरेक्ट ले रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, इसको हम डायरेक्ट ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, त्रिभुज आप ले लेंगे, त्रिभुज बी सी, त्रिभुज सी डी बी जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। क्यों भाई, क्योंकि परिमेय 6.1 से, परिमेय 6.7 से, परिमेय 6.7 में ये जानते हैं कि त्रिभुज सी डी बी जो है वो समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। तो यहाँ से हम लोग कर देंगे। वैसे भी आपको अगर डायरेक्ट आपको समरूप करना है तो समरूप कर दीजिए। यहाँ पर जो डी है वो कोण बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री के बराबर है, और कोण जो सी है इसमें भी कोण सी है, और बड़े वाले त्रिभुज में कोण सी है, इसको भी बराबर कर देंगे, तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, तभी समरूप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट कर दिए हैं। क्यों कर दिए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि परिमेय 6.7 के अनुसार से ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इस बड़े वाले त्रिभुज का समरूप होता है। तो अब समरूप हो गया। अब जब समरूप हो गया तो इसके भुजाओं के अनुपात को एक अनुपात में लेंगे, चलिए लेते हैं। तो जो सी डी होगा वो आपको किसको ए बी के बराबर ले लेंगे, तो सी डी बटा क्या करते हैं ए बी, और जो आपका डी बी जो होगा, डी बी जो होगा वो बी सी के बराबर लेते हैं, तो डी बी बटा क्या हो जाएगा बी सी के अनुपात में ले लिए। और जब का सी बी जो होगा वो ए सी के अनुपात में लेंगे, तो सी बी जो होगा आपको ए सी के अनुपात में ले लिए। और फिर इसमें भी ए सी लेंगे, क्योंकि ए सी सबसे बड़ा वाला भुजा है, तो ए सी को ले लेते हैं। अब ए सी के साथ किसको लेंगे ये डिपेंड करता है। तो ए सी के ऊपर क्या है आपका सी बी है, जब सी बी है तो इसमें देखेंगे सी बी किसके, चाहे बी सी चाहे सी बी, बात ये हुआ होगा सी बी करें या बी सी कीजिए, बात वही होगा। 1 में 2 से गुणा करें या 2 में 1 से गुणा करें, बात वही है। गुणा के मामले में ये दोनों बराबर होते हैं, आगे पीछे हो सकता है, तो इसको हम इसके साथ ले लेते हैं। तो इन दोनों को हम ले लेते हैं एक साथ। तो इसमें क्या है आपका डी बी बटा बी सी, और यहाँ पर क्या है आपका सी बी बटा ए सी। जैसे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर बी सी है, यहाँ पर भी बी सी है, इसको क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। फिर से हमको बी सी का स्क्वायर मिल गया, क्योंकि बी सी में बी सी से गुणा करेंगे तो ए को बी सी ए को मिलेगा, फिर बी सी क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए सी गुणा आपको क्या हो जाएगा डी बी, ए सी गुणा आपका डी बी होगा, क्योंकि आप गुणा नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसको अलग अलग लेंगे। इसको मान लेंगे क्या इक्वेशन 2, इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन 2। अब जैसे ही इक्वेशन 2 माने तो अब आप लोग यहाँ तक उतार लीजिए। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, अब यहाँ से कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर बी सी का स्क्वायर मिल गया, यहाँ पर हमको क्या मिला ए सी का स्क्वायर। परिमेय में एक में हमको ए बी का स्क्वायर मिल गया, और परिमेय 2 में समीकरण 2 में हमको बी सी का स्क्वायर मिल गया। अब ये 2 मिल गया। अब देखिए हमको अब एक और क्या चाहिए, हमको ए सी का स्क्वायर चाहिए, ए सी का स्क्वायर चाहिए। अब ए सी इसमें भी है, परिमेय 1 में भी है, परिमेय 1 में भी ए सी है, परिमेय 2 में भी क्या है आपका ए सी है। चलिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, समीकरण 1 + 2। समीकरण 1 + 2 इसलिए किए है
कि इसको जोड़ दिए, समीकरण 1 और समीकरण को 2 को जोड़ दिया है। तो आप जानते हैं कि जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो जो राइट साइड होगा वो दूसरे समीकरण के राइट साइड के पार्ट में जुड़ जाएगा, और जो लेफ्ट साइड होगा वो दूसरे समीकरण के लेफ्ट साइड के पार्ट में जुड़ जाएगा। तो इसमें समीकरण 1 में राइट साइड में ए बी का स्क्वायर है, और इसमें आपका राइट साइड में क्या है, समीकरण 2 में राइट साइड में क्या है, बी सी का स्क्वायर है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए बी का स्क्वायर और जोड़ देते हैं क्या, बी सी का स्क्वायर के, क्योंकि दोनों क्या है राइट साइड में। क्यों बराबर किए हैं, क्योंकि दोनों क्या है राइट साइड में है। अब लेफ्ट साइड को भी बराबर कर देंगे, तो लेफ्ट साइड को बराबर कर देते हैं। तो इनमें क्या है, ए सी गुणे ए डी, तो ए सी गुणे ए डी है, ठीक। आप प्लस में और लिख देते हैं, प्लस में इसको करके नीचे लिख देते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है। तो प्लस में इसके लेफ्ट साइड में क्या है, सॉरी राइट साइड में क्या है, तो ए सी गुणे आपका क्या है, डी बी। अब देखिए, अब यहाँ से जब गुणा करेंगे तो ए बी बटा ए सी, इसमें भी तो दोनों में ए सी है। आप देखिए दोनों में जब ए सी है, तो इसको कॉमन कर लेंगे। पहले इसको एक बार लिख देते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब इसमें भी ए सी है, इसमें भी ए सी, तो ए सी को कॉमन कर लेते हैं क्योंकि बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह, इसीलिए ए सी को कॉमन कर लिए। और यहाँ पर क्या मिला, ए डी गुणे क्या मिल जाएगा, डी बी। इसको हम सही से लिखकर दिखाते हैं। देखिए ये वाला जो चीज़ है, ये वाला चीज़ यहाँ पर लिखते हैं कि आपको दिखाई दे बढ़िया से, ए सी गुणे क्या है आपका ए डी, ठीक, ए डी। आप प्लस में क्या है, जब जोड़ना है तो जोड़ना है, ए सी गुणे ए डी प्लस ए सी गुणे डी बी, प्लस ए सी गुणे डी बी। दोनों में ए सी क्या है, कॉमन है, दोनों में ए सी क्या है, दोनों में ये आपका गुणा के ब्रैकेट है, दोनों में क्या है, ए सी कॉमन है। तो ए सी को जब कॉमन ले लेंगे, ए सी जब कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, ए डी बच जाएगा और डी बी बच जाएगा। तो ए डी जो होगा प्लस के साथ डी बी के साथ होगा। तो अब ये हो गया, अब यहाँ पर ए डी जो होगा डी बी के साथ गुणा में हो गया। अब जब ये हो गया तो दोनों में जब इसी कॉमन ले लिए, अब देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखिए ए सी है तो ए सी को ऐसे ही लिख दिए, यहाँ पर गुणा तो गुणा चिन्ह देते हैं, ब्रैकेट का मतलब ही होता है गुणा, ठीक, गुणा। अब देखिए ए डी जो होगा, एक मिनट माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा क्योंकि बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह है। जब दोनों से ए सी जब कॉमन कर लेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पर ए डी प्लस में क्या मिलेगा, डी बी मिल जाएगा। अब देखिए ए डी प्लस यहाँ पर ए डी जो है ए सी कहाँ पर है, यहाँ पर क्या मिला है, ए डी प्लस में क्या है, डी बी। देखिए यहाँ पर डी सी होगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर डी सी होगा, यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ माफ़ कीजिएगा, डी सी हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो है ए डी हो गया, ए डी है पर डी सी होगा, डी सी यहाँ पर डी सी होगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर गलती से हो गया, डी सी यहाँ पर होगा, यहाँ पर डी सी होगा, यहाँ पर आप डी सी लेंगे। देखिए यहाँ पर, हाँ देखिए यहाँ पर देखिए ए डी प्लस डी सी किसके बराबर है, ए डी प्लस डी सी किसके बराबर, ए सी के बराबर है। तो यहाँ पर ए सी लिख देंगे। एक बार और समझाते हैं, जो ए डी है वो प्लस में डी सी है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा ना। तो आपको यहाँ पर क्या किया, डायरेक्ट इसको बराबर इसके लिख दिए, क्योंकि ए डी प्लस डी सी जो होगा ए सी के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी में जब ए सी से गुणा करेंगे तो ए सी का स्क्वायर। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, जहाँ पर प्रूफ हो गया। देख सकते हैं ए सी का स्क्वायर, यहाँ पर ए सी का स्क्वायर बराबर क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये रहा आपका प्रूफ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था और काफ़ी ईजी था, याद रखिएगा। हम एक समकोण त्रिभुज लेंगे और वहाँ पर बोल रहा था कि जो समकोण में कर्ण का जो वर्ग होगा अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो हमको सिद्ध करना था, यही चीज़ हमको सिद्ध करना कि ए सी का जो स्क्वायर होगा अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा, यही हमको सिद्ध करना था। अब देखिए हमको चाहिए था, ए सी चाहिए था, बी सी चाहिए था, डी सी और बी सी चाहिए था, और यहाँ पर ए बी चाहिए था। अब हमको ए बी, ए सी, बी सी कहाँ से आएगा, वो भी स्क्वायर के रूप में। तो हम जानते हैं कि ए बी, बी सी और ए सी क्या है, आपका भुजा है। और भुजा के एक भुजा से दूसरे भुजा में जब गुणा करेंगे तभी भुजा का स्क्वायर होगा। मैंने ए सी में ए सी से गुणा करेंगे तभी ए सी का स्क्वायर होगा। अब ए सी कहाँ से मिलेगा, चाहे बी सी कहाँ से मिलेगा, चाहे ए बी कहाँ से मिलेगा। तो जब भुजाओं को अनुपात में करेंगे तब। अब भुजाओं का अनुपात कहाँ से होता है, तो भुजाओं का अनुपात तभी होगा जब दो त्रिभुज को हम लोग समरूप करेंगे। अब यहाँ पर एक ही त्रिभुज था,
अब इसीलिए क्या किए कि बी से हम लोग डी में क्या किए, AC पर लंब डाल दिए। अब एक देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 त्रिभुज बन गया, क्या बन गया, दो त्रिभुज बन गया। आज जानते हैं कि 2 त्रिभुज जब समरूप होगा तो उसके कोण को भी बराबर कर सकते हैं या भुजाओं को बराबर कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि इसमें भुजा की बात है, भुजा से मतलब हमको भुजा का स्क्वायर चाहिए, इसीलिए भुजा के अनुपात को कर दिए। तो ये वाला त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज को बराबर कर दिए, प्रूफ करके बराबर कर दिए। और इसमें इस वाले 2 भुजा को ले लिए और यहाँ पर हमको AB गुणे AB का स्क्वायर मिल गया और उसके साथ क्या मिला, AC गुणे AD मिल गया। उसके साथ क्या मिला, AC गुणे AD मिल गया। ठीक, तो इसको इक्वेशन 1 मान लिए है। आप जानते हैं प्रमेय नंबर 6.7 के अनुसार ये भी जानते हैं कि ये छोटा वाला जो त्रिभुज होगा इस बड़े वाले त्रिभुज का क्या है, समरूप है। ये भी जानते हैं कि ये छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज का क्या है, समरूप है। और ये भी जानते हैं कि ये छोटा वाला त्रिभुज इस छोटे वाले त्रिभुज का क्या है, समरूप है। लेकिन फिर भी हम क्या किए कि इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के समरूप करके दिखा दिए, एक को दिखा दिए, दूसरा को हम लोग डायरेक्ट लिख दिए कि 6.7 के अनुसार से ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इस बड़े वाले त्रिभुज का क्या है, समरूप है। तो जब समरूप हो गया, जब समरूप होता है तो इसके भुजाओं को अनुपात को ले लिए, तो फिर से इसके भुजाओं को अनुपात को ले लिए। तो इस वाले भुजा को इस वाले भुजा के साथ और DB भुजा को BC भुजा के साथ और CB भुजा को हम लोग क्या है, AC भुजा के साथ ले लिए और इसके 2 भुजाओं को एक साथ ले लिए। जब 2 भुजाओं को एक साथ लिए तो हमको क्या मिला, यहाँ पर BC, यहाँ पर क्या है आपका BC है, यहाँ पर आपका BC है तो BC का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये गुणा करेंगे। यहाँ पर आपका AC है और यहाँ पर आपका AC होगा, DC होगा और यहाँ पर आपका AC या गुणा क्या हो जाएगा, DC, यहाँ पर AC गुणा DC होगा। अब इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब देख रहे हैं कि हमको AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर चाहिए और यहाँ पर क्या है आपका AB का स्क्वायर और यहाँ पर क्या है BC का स्क्वायर, दोनों आपका लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में तो क्या किए, दोनों को क्या किए, ऐड कर दिए। ऐड करेंगे तभी तो AB प्लस BC का स्क्वायर होगा, इसलिए इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को क्या किए कि जोड़ दिए। तो लिखे यहाँ क्या, समीकरण 1 + 2, समीकरण 1 + 2। जब 1 + 2 किए तो इसके राइट साइड में क्या है, AB का स्क्वायर, इसके राइट साइड में क्या है, BC का स्क्वायर। तो ये आपका AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो गया और इसके लेफ्ट साइड में क्या लेफ्ट साइड में ये था और राइट साइड में क्या मिल रहा है, AC गुणे AD और इसके राइट साइड में क्या मिला है, AC गुणे DC। तो इसको लिख दिए यहाँ पर, इसको यहाँ पर लिख दिए प्लस के साथ, क्योंकि यहाँ पर जोड़ने की बात कर रहा था तो प्लस के साथ। अब दोनों में AC कॉमन है, दोनों में क्या है, AC कॉमन है, तो दोनों में AC कॉमन ले लिए और इसमें क्या मिल रहा है, बच जा रहा है हमारा AD बच रहा है और इसमें क्या मिल रहा है, DC बच जा रहा है। तो AD प्लस DC हो गया। अब AD प्लस DC किसके बराबर है, तो डायरेक्ट इसके बराबर हो जाएगा। AD प्लस DC डायरेक्ट इसके बराबर हो गया। ये वाला और ये वाला को जब ऐड करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसको AC कर दिए और यहाँ पे AC है पहले ही से, गुणा में क्या है, फिर से AC आ गया। अब AC गुणे AC क्या होता है, AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर हमको यही प्रूफ करना था, यहाँ पर देख सकते हैं, तो हमारा प्रूफ हो गया। चलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए और इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। धन्यवाद।